आज सबसे पहले हम कनाडा को एक्सपोज करेंगे और आपको बताएंगे कि जिस कनाडा के पास अभिव्यक्ति की आजादी का गोल्ड मेडल है, जो खुद को धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन बताता है, उस कनाडा ने खालिस्तानियों के हिंसा के खिलाफ हिंदुओं के आंदोलन को गैर कानूनी बताकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में सन्नाटा छाया हुआ है। कोई भी इस मामले पर अभी तक बोल नहीं रहा है। इतने बड़े बड़े चैंपियन हैं अभिव्यक्ति की आजादी के इस पूरी दुनिया में, धर्मनिरपेक्षता के, लेकिन वो सारे देश, वो सारा मीडिया सब चुप बैठे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में कनाडा 10वें स्थान पर आता है और हमारा देश भारत 138वें स्थान पर आता है। और यह इंडेक्स कहता है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हमारे विपक्ष के दलों के जो नेता हैं वो अक्सर भारत का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि देखिए अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में भारत कितना नीचे है। यहां तो किसी को कुछ कहने की आजादी ही नहीं है, यहां विरोध करने की आजादी नहीं है, यहां तो विपक्षी दलों का और सरकार के खिलाफ बोलने वालों का दमन हो रहा है। यह सबसे बड़ा आरोप होता है विपक्ष के नेताओं का भारत के बारे में। और कनाडा जैसे जो देश है उन्हें हम अभिव्यक्ति की आजादी का चैंपियन मानते हैं कि वहां तो सबको कुछ भी कहने का अधिकार है, वहां कोई भी किसी के खिलाफ बोल सकता है, किसी के भी खिलाफ आंदोलन कर सकता है। ये देश बड़े अच्छे हैं, वहां धर्मनिरपेक्षता भी हमसे कहीं ज्यादा है। भारत वो देश है जहां वर्ष 2019 और 20 में दिल्ली के शाहीन बाग में एक खास धर्म के लोगों ने 101 दिनों तक नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन किया था। और इस कानून से इस धर्म के लोगों की नागरिकता का असल में कोई लेना देना भी नहीं था, इन्हें कोई खतरा भी नहीं था। लेकिन 101 दिनों तक इन्होंने एक पूरी की पूरी सड़क को रोक कर रखा और एक पूरे के पूरे इलाके को बंधक बनाकर रखा। सरकार ने इसे तब भी अवैध घोषित नहीं किया, तब भी हमारे देश में इन आंदोलनकारियों से बातचीत चलती रही। इसी तरह केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों ने 1 साल तक दिल्ली की सीमाओं पर नेशनल हाईवे को बंद करके आंदोलन किया था। और उस समय इस आंदोलन में खालिस्तानी समर्थकों के शामिल होने के भी आरोप लगे थे। लेकिन भारत सरकार ने इसके बावजूद इस आंदोलन को कभी रोका नहीं और यह आंदोलन भी 1 साल से ज्यादा समय तक चलता रहा। इन्होंने भी पूरे के पूरे एक हाईवे को रोक लिया था। फिर भी भारत अभिव्यक्ति की आजादी के वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में 138वें स्थान पर है और कनाडा जैसे देश भारत को इस पर बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, बड़े बड़े लेक्चर देते हैं। लेकिन आज जब कनाडा में अल्पसंख्यक हिंदू खालिस्तानियों के हिंसा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, तो कनाडा की पुलिस ने इन विरोध प्रदर्शनों को गैर कानूनी बताते हुए इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। और कनाडा के पील क्षेत्र की पुलिस ने एक पब्लिक सेफ्टी अलर्ट जारी किया है। वो अलर्ट मैं लेकर भी आया हूं। इस पब्लिक सेफ्टी अलर्ट में लिखा है कि कनाडा में हो रहे विरोध प्रदर्शन गैर कानूनी है और जो लोग इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल होंगे उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। कनाडा में हिंदू ना तो अपने मंदिरों में पूजा कर सकते हैं, ना ही इन मंदिरों पर हिंसा करने वाले खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। और इसलिए ऐसा है क्योंकि कनाडा की सरकार इन विरोध प्रदर्शनों को गैर कानूनी मानती है और उसे इनमें अभिव्यक्ति की आजादी का दमन दिखाई नहीं दे रहा। भारत में जब 1 साल तक किसान आंदोलन चला और इस आंदोलन के दौरान दिल्ली के लाल किले पर हिंसा हुई, तब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा विरोध प्रदर्शन के अधिकार का समर्थन करता है और इसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई को अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ मानता है। लेकिन आज वही कनाडा, वही जस्टिन ट्रूडो अपने देश में हिंसा का शिकार हुए हिंदुओं को उनकी आवाज उठाने से रोक रहे हैं और दुनिया के बड़े बड़े देशों में इस पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। जरा सोचिए, खालिस्तानी समर्थक जब हिंदू मंदिरों पर हमला करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करते हैं, तो पुलिस की मदद से पीड़ित हिंदुओं की आवाज दबाई जाती है। और जब हिंदू चुप हो जाते हैं और उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो अमेरिका जैसे पश्चिमी देश भी इस पर खामोश रहते हैं। पिछले 6 महीने में हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में
पूरी दुनिया में 1,500 से ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों को कभी किसी देश ने गैर कानूनी नहीं माना। जबकि हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में सैकड़ों लोगों की हत्या की थी तब भी। लेकिन जब कनाडा के अल्पसंख्यक अपने मंदिरों को खालिस्तानी समर्थकों से बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्हें गैर कानूनी बताकर गिरफ्तार करने की चेतावनी दी जा रही है। और इससे आप इन पश्चिमी देशों के असली चरित्र को समझ सकते हैं। इससे ज्यादा बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। अत्याचार और भेदभाव क्या होता है, वो आज आप इस बात से भी समझ पाएंगे कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थक एक हिंदू मंदिर पर हमला करके हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कर सकते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक हिंदू इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके अपना विरोध भी जता नहीं सकते। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ, हिंदुओं के साथ मारपीट हुई, पुलिस की मौजूदगी में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान हुआ, भारत के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए, पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग हुई, खालिस्तान के झंडे लहराए गए। कनाडा की पुलिस ने इन खालिस्तानी झंडों की रक्षा करते हुए अल्पसंख्यक हिंदुओं को हिरासत में लिया और इसके बाद प्रदर्शनकारी हिंदुओं के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई की। और इतना सब होने के बाद भी किसी को इन अल्पसंख्यक हिंदुओं के मानवाधिकार याद नहीं आए। और ना ही कनाडा में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने वालों को खालिस्तानी समर्थक बताने की हिम्मत दिखाई। फिर भी कनाडा अभिव्यक्ति की आजादी का वर्ल्ड चैंपियन है और भारत में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में बताई जाती है। आपने यहां एक बात नोट की, हिंदू जब खतरे में आते हैं तो जय सियाराम का नारा ही याद आता है। हिंदुओं पर जब कोई खतरा मंडराता है तो हनुमान चालीसा ही याद आती है। और यहां भी आप देख सकते हैं कनाडा की भूमि पर जय सियाराम के नारे गूंज रहे हैं, हनुमान चालीसा गूंज रही है। और अच्छी बात यह है कि कनाडा में रहने वाले ये सारे हिंदू एक हो गए, भगवान राम के नाम पर, हनुमान के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर। अब आप ये देखिए कि जिन खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की थी, उनमें एक खालिस्तानी समर्थक कनाडा पुलिस का सिपाही या अधिकारी भी था और इसका नाम है हरिंद्र सोही। हरिंद्र सोही पील क्षेत्र की पुलिस में एक ऑफिसर है और उस दिन यह पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर खालिस्तानी समर्थकों के साथ हिंदू मंदिर पर हमला करने के लिए आया था और इसने भारत विरोधी नारे भी लगाए थे। तो आप इससे यह अंदाजा लगाइए कि खालिस्तान के समर्थक कनाडा की पुलिस में भी घुस चुके हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ब्रैम्पटन शहर के इस हिंदू मंदिर में भारत के राजनयिकों द्वारा कॉन्सुलर कैंप लगाने की जानकारी स्थानीय पुलिस ने खालिस्तानी समर्थकों को कैसे दी और इस हिंसा के दौरान पुलिस इन खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी। ये आप देख लीजिए, वहां की पुलिस का अधिकारी है, इसका नाम हरिंदर सोही है। छुट्टी लेकर यह पुलिस अधिकारी खालिस्तानियों के साथ मंदिर पर हमला करने के लिए वहां पर पहुंचा था। देखिए, तो जिस व्यक्ति को टोपी पहने हुए अभी हम आपको दिखा रहे थे, ये वो व्यक्ति है जो कनाडा की पुलिस में, लोकल पुलिस में एक अधिकारी है और अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर ये पुलिस अधिकारी खालिस्तानियों के साथ भारत विरोधी नारे लगा रहा है। आज जब आप इस पूरी घटना को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक तरफ खालिस्तानी समर्थक हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक हिंदू हैं जो अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। आज आप इन हिंदुओं को देखकर यह नहीं बता सकते कि इनमें से कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने अगड़ी जाति के हिंदू हैं, इनकी जातियां क्या हैं, जरा देखकर बताइए। इनमें से खुद भी किसी को नहीं पता होगा कि इनकी जातियां क्या होंगी, क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा वहां। ये सारे हिंदू आज अपनी अपनी जातियों को छोड़कर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एकजुट हो गए। आप भी इस तस्वीर को देखकर यह नहीं बता पाएंगे कि इनमें जिस हिंदू लड़के को कनाडा की पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, ये जो लड़का है जिसका दमन किया जा रहा है, अपने घुटने के नीचे जिस लड़के की गर्दन को उन्होंने दबा कर रखा है, ये हिंदू लड़का, इसकी जाति क्या है आपने पूछने की कोशिश की? इसकी जाति क्या है किसी ने जानने की कोशिश की? क्या आप जानते हैं कि यह हिंदू लड़का किस जाति का है?
क्या ये दलित है? क्या ये ओबीसी है? क्या ये अगड़ी जाति का है? इसकी जाति तो पूछी ही नहीं किसी ने। असल में यह लड़का लोगों के लिए हिंदू और हिंदुओं को लेकर हिंदू है और हिंदुओं को लेकर यही एकता की जरूरत आज पूरी दुनिया में है। इस लड़के की एक ही पहचान है। ये जितने प्रदर्शनकारी इस समय आप देख रहे हैं, इनकी एक ही पहचान है और वो है कि ये हिंदू हैं। और ये जो हिंदुओं की एकता कनाडा में इस समय दिखाई दे रही है, वैसी ही एकता इस समय बीजेपी के नेता यहां भारत में देखना चाहते हैं। और इसे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नए बयान से आप और अच्छी तरह समझ पाएंगे। अपने नए बयान में उन्होंने कहा है कि हिंदू जब जब बटे हैं तब तब उन्हें कटना पड़ा और अब ये हिंदुओं के एकजुट होने का समय है। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे और चुनाव के समय आपको फिर जाति के नाम पर बहकाने का प्रयास भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यह समय बंटने का नहीं है, यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान से पूरी दुनिया के हिंदुओं को इस बयान ने जोड़ना शुरू कर दिया है और इस बयान की कनाडा में भी अब चर्चा हो रही है। असल में कनाडा में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 2.3% है, सिखों की आबादी 2.1% है और इन सिखों की आबादी में भी खालिस्तानी समर्थक सिर्फ मुट्ठी भर हैं। लेकिन इसके बावजूद कनाडा की सरकार खालिस्तानी समर्थकों को अपना समर्थन दे रही है और हिंदुओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 2.3% हिंदू बटे हुए हैं और ये 0.1% से भी कम खालिस्तानी एकजुट दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि अब कनाडा के हिंदू भी बटेंगे तो कटेंगे के नारे इस समय लगा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं के बटने से उनकी आबादी 15% से 2% रह गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के बटने से उनकी आबादी 23% से सिर्फ 8% रह गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूरी दुनिया में हिंदुओं को लेकर एक ऐसी गैस लाइटिंग की गई जिसमें हिंदुओं का ना तो उन्हें अल्पसंख्यक उन्हें माना जाता है, ना ही उनके खिलाफ हिंसा को हिंसा समझा जाता है। असल में पूरी दुनिया में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर एक बहुत बड़ी दुकान चलाई जा रही है। आप ये समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े पश्चिमी देश हैं, ये अभिव्यक्ति की आजादी के बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं जहां ये अभिव्यक्ति की आजादी को बेचते हैं। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर लोग अपनी राय लिखते हैं, जैसे एक्स हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो और भी जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब क्या बेच रहे हैं आपको? ये सब अभिव्यक्ति की आजादी आपको बेच रहे हैं एक प्रोडक्ट के तौर पर। आप समझते हैं कि ये मुफ्त है, असल में ये मुफ्त है नहीं। और आज जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं,
ये आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। और ये जो खबर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये विकिपीडिया के बारे में है। विकिपीडिया के बारे में आप सब लोग जानते तो होंगे ही। आप में से बहुत सारे लोग विकिपीडिया का इस्तेमाल करते होंगे किसी के बारे में भी कुछ जानकारी लेने के लिए, और आप में से विकिपीडिया में से ज्यादातर लोगों ने विकिपीडिया के बारे में सुना भी होगा। और आप सोचते होंगे कि अगर किसी के बारे में कुछ रिसर्च करनी है तो विकिपीडिया पर जाइए और उसके बारे में सब कुछ आपको पढ़ने को मिल जाएगा। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने विकिपीडिया को एक नया नोटिस जारी किया है, जिसमें 3 बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। पहली बात, भारत सरकार को ऐसी कई शिकायतें मिली हैं जिनमें आरोप है कि विकिपीडिया पर भारत को लेकर गलत, भ्रामक और एक तरफा सूचनाएं प्रसारित की जा रही है। दूसरा, विकिपीडिया पर जितनी भी सूचनाएं मौजूद हैं उन पर संपादकों के एक छोटे से समूह का नियंत्रण है, यानी उसमें जो एडिटर्स हैं, जो कि उस पूरे टेक्स्ट को, कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, उनका एक छोटा सा ग्रुप है, और वो छोटा सा ग्रुप ही ये तय करता है कि किसके बारे में क्या लिखा जाएगा। तीसरी बात, सरकार ने विकिपीडिया से यह पूछा है कि उसे मध्यस्थ की बजाय पब्लिशर क्यों नहीं मानना चाहिए, क्योंकि विकिपीडिया कहता है कि मैं जो हूं, मैं तो एक बिचौलिया हूं, लोग अपने हिसाब से कंटेंट लिखते हैं और मैं तो एक एग्रीगेटर हूं। मध्यस्थ का मतलब यहां यह है कि विकिपीडिया पर जो सूचनाएं उपलब्ध हैं उनमें विकिपीडिया का कोई दखल नहीं होता, और लोग खुद एक फीचर की मदद से, एक एप्लीकेशन की मदद से विकिपीडिया के अलग अलग पेजेस को एडिट करते हैं और उन जानकारियों को क्रिएट करते हैं, उन पेजेस को क्रिएट करते हैं। तो विकिपीडिया बड़े आराम से कह देता है कि हमने इसमें कुछ नहीं किया, जो कंटेंट लिखा है वो हमने नहीं बनाया, ये जनता खुद लिखती है और खुद पब्लिश करती है। लेकिन पब्लिशर का मतलब यह है कि विकिपीडिया पर जितनी भी जानकारी उपलब्ध है उसके लिए इस कंपनी को पब्लिशर माना जाएगा और उसकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। और यह जवाबदेही क्यों जरूरी है, इसे आप इन बातों से समझ पाएंगे। इस समय आप इंटरनेट पर कुछ भी जब सर्च करते हैं तो उससे संबंधित विकिपीडिया का कोई ना कोई आर्टिकल आपके सर्च रिजल्ट में जरूर आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर आप इंडिया या भारत के बारे में सर्च करेंगे, या राम मंदिर के बारे में सर्च करेंगे, या किसी घटना के बारे में कुछ सर्च करेंगे, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सर्च करेंगे, तो उससे संबंधित विकिपीडिया का आर्टिकल आपके सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर जरूर आएगा। और आप में से बहुत सारे लोग इन विकिपीडिया आर्टिकल्स को पढ़कर इनमें लिखी सूचनाओं को सही मान लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सूचनाएं गलत हों या एक तरफा हों तो आप क्या करेंगे? एक और उदाहरण देखिए। वर्ष 2020 में जब दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए, तब इन दंगों को लेकर विकिपीडिया पर सूचना देने के मामले में पक्षपात करने का आरोप लगा था और कहा गया था कि विकिपीडिया के पेज पर इन दंगों के मुख्य आरोपी मोहम्मद ताहिर हुसैन का नाम है ही नहीं, और शायद वो नाम इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक मुसलमान है। विकिपीडिया कहता है कि उसके प्लेटफॉर्म पर वही जानकारियां और सूचनाएं उपलब्ध होती हैं जो लोगों का एक कलेक्टिव ओपिनियन होता है, यानी जो लोगों की अपनी राय होती है। और विकिपीडिया के मुताबिक उसके प्लेटफॉर्म पर मौजूद कोई भी सूचना एक तरफा और पक्षपात करने के लिए नहीं होती। ये उनका बचाव का अपना एक तर्क है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि अगर वाकई में ऐसा है तो फिर दिल्ली दंगों के विकिपीडिया पेज पर मोहम्मद ताहिर का नाम क्यों नहीं आता? गोधरा कांड के पेज पर यह क्यों नहीं लिखा होता कि इसमें ट्रेन को आग लगाने वाली भीड़ किस धर्म की थी? ये सवाल जब जब विकिपीडिया से पूछे जाते हैं तो वो ये कहकर बच जाता है कि विकिपीडिया पर मौजूद सूचनाओं का नियंत्रण असल में लोगों के पास है। उसके पास तो नियंत्रण है ही नहीं, और वो सिर्फ जानकारी देने वालों और जानकारी पढ़ने वालों के बीच एक माध्यम है, और वो पब्लिशर नहीं है। और इस बार भी वो शायद भारत सरकार के सवालों पर अपना यही जवाब देने वाला है। विकिपीडिया के को फाउंडर लैरी सेंगर ने एक बार कहा था कि विकिपीडिया निष्पक्ष नहीं है और जो लोग इसे कंट्रोल करते हैं उनमें वामपंथी विचारधारा को मानने वाले लोग ज्यादा हैं। द न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी अपने एक लेख में दावा किया था कि विकिपीडिया लेफ्ट विंग का एक प्रोपेगेंडा है
और इस पर मौजूद किसी भी जानकारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत में विकिपीडिया को लेकर जागरूकता की इतनी कमी है कि ज्यादातर लोग विकिपीडिया पर मौजूद सूचनाओं को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं, जबकि ये सूचनाएं कई बार गलत और एक तरफा होती हैं और इसके पीछे एक बड़ी साजिश के भी आरोप लगते रहे। विकिपीडिया की पेरेंट कंपनी का नाम है विकिमीडिया फाउंडेशन और इस फाउंडेशन को जिन कंपनियों और एनजीओ से फंडिंग मिलती है उनमें सबसे बड़ा एनजीओ जॉर्ज सोरोस का है और जॉर्ज सोरोस अमेरिका के वही उद्योगपति हैं जो खुलेआम भारत में सरकार बदलने की बात कह चुके हैं, जो भारत को अस्थिर करने की बात उन पर आरोप लगते हैं कि वो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। इसके अलावा विकिमीडिया फाउंडेशन को टाइड्स फाउंडेशन से भी फंडिंग मिलती है, जिसने हमास समर्थित विरोध प्रदर्शनों के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में अलग अलग छात्र संगठनों की मदद की थी। इससे आप समझ सकते हैं कि विकिपीडिया कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर लोगों तक सिर्फ उस पक्ष को पहुंचाता है जिसका वो खुद समर्थन करता है और ऐसे आरोप उस पर सिर्फ भारत में नहीं कई देशों में लग चुके हैं। इस समय विकिपीडिया पर 300 भाषाओं में कुल 6 करोड़ 30 लाख आर्टिकल्स मौजूद हैं, जिनमें 69 लाख आर्टिकल्स अंग्रेजी में हैं। जून 2024 में विकिपीडिया के इन आर्टिकल्स को 2300 करोड़ बार क्लिक करके देखा गया और पढ़ा गया और इस सूची में भारत 5वें नंबर पर था। भारत में सिर्फ एक महीने में लोगों ने लगभग 80 करोड़ बार विकिपीडिया के अलग अलग पेजेस को क्लिक करके पढ़ा था, जबकि इन पेजेस को एडिट करने वालों में भी भारत अमेरिका और ब्रिटेन के बाद तीसरे नंबर पर है। भारत में इस समय लोग विकिपीडिया पर जो बातें पढ़ते हैं उन्हें वो अंतिम सत्य मान लेते हैं, जबकि भारत सरकार को जो शिकायतें मिली उनमें यह कहा गया कि विकिपीडिया पर मौजूद सूचनाएं एक तरफा और गलत होती हैं और इनके पीछे एक प्रोपेगेंडा हो सकता है। लेकिन ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ लेकर हर बार बच जाते हैं और विकिपीडिया तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका यहां हमारे देश में एक दफ्तर तक नहीं और आज भारत सरकार विकिपीडिया के किसी अधिकारी को बुलाकर पूछताछ अगर करे तो शायद यह भी संभव नहीं है, क्योंकि उनका कोई ऑफिस यहां है ही नहीं। तो जब भी आप विकिपीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाएं तो आंख बंद करके वहां लिखी सूचनाओं पर विश्वास ना करें, भरोसा ना करें और अगर आप चाहें तो खुद सर्च करके आप देखिए, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग लोगों पर आप सर्च करके देखिए और फिर देखिए कि कैसे एक खास अंदाज में आपको सूचनाएं दी जाती हैं और आपको भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। और यह सिर्फ हम कह रहे हैं, इस पर मत जाइए, आप चाहें तो खुद अपनी रिसर्च करके देख लीजिए और विकिपीडिया पर जाइए और खुद आप रिसर्च कीजिए और सर्च करके देखिए। आपके मनपसंद का जो भी विषय हो, जो भी व्यक्ति हो, उसके बारे में आप सर्च कीजिए और देखिए कि विकिपीडिया आपको क्या बताता है। अब हम हमारे देश के लोगों की खलनायकों में नायक खोजने वाली सोच का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में अपराधी लॉरेंस बिश्नोई को एक हीरो बनाने की कोशिशें हो रही हैं और सोशल मीडिया पर उसके न जाने कितने फैन पेज बन चुके हैं, फैन क्लब्स बन चुके हैं। बहुत सारे लोग उसे एक ऐसा राष्ट्रवादी अपराधी बताते हैं जो देश विरोधी लोगों की हत्याएं करवा रहा है। और अब इस गैंगस्टर को ग्लैमराइज करते हुए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उसकी फोटो वाली टी-शर्ट्स बेची जा रही हैं और इन टी-शर्ट्स पर लॉरेंस बिश्नोई का फोटो लगा हुआ है और उसके साथ गैंगस्टर और रियल हीरो लिखा हुआ है। सोचिए, जेल में बंद एक खतरनाक अपराधी क्या किसी का हीरो हो सकता है और क्या उसका महिमा मंडन किया जाना चाहिए? फिलहाल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो का बड़ा विरोध हो रहा है, क्योंकि ये जो टी-शर्ट्स मिल रही हैं ये मीशो पर मिल रही थी। जब से लोगों को इसके बारे में पता चला, मीशो का विरोध शुरू हो गया और इसके बाद इस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म से इस टी-शर्ट को हटा दिया है और इस कंपनी का कहना है कि वो ऐसे उत्पादों को प्रोत्साहित करने का समर्थन नहीं करती। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई आतंकवादी के फोटो वाली टी-शर्ट पहने तो क्या होगा? अगर किसी ने यह तय कर लिया कि वो इन टी-शर्ट्स को खरीदेगा और पहनकर बाहर जाएगा तो उस पर क्या कार्रवाई कोई कर लेगा? और क्या इसे भी
हम अभिव्यक्ति की आजादी मानेंगे? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो टी शर्ट्स बेची जा रही हैं ये बच्चों के लिए भी बेची जा रही हैं। आप याद कीजिए, इससे पहले हमारे देश में दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधियों को खूब ग्लैमराइज किया गया। दाऊद इब्राहिम हमारे देश के मीडिया और फिल्म प्रोड्यूसर्स का एक प्रिय विषय रहा है। दाऊद इब्राहिम की जिंदगी पर आधारित न जाने कितनी फिल्में और किरदार फिल्मी पर्दे पर दिखाए जा चुके हैं, जिससे हमारे देश के युवाओं के बीच ऐसे अपराधियों के प्रति एक आकर्षण पैदा हो जाता है। वो इनका लाइफस्टाइल देखते हैं, फिल्मों में दिखाया जाता है कि ये बड़े बहादुर हैं। डी कंपनी और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्में दाऊद इब्राहिम के जीवन पर ही आधारित है, और इन फिल्मों के ही कारण दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी कहने के बजाय अंडरवर्ल्ड डॉन कहा जाता है, जो कि एक बड़ा फैंसी शब्द है। इसे आतंकवादी नहीं कहते लोग। अब आप सोचिए, आतंकवादी कहने की बजाय इसे कहते हैं अंडरवर्ल्ड डॉन। हमारे देश में खलनायक जैसी फिल्में और उनके गाने सुपरहिट हो जाते हैं, जिनमें बड़े बड़े अपराधियों को जायज ठहराने की कोशिश होती है। देश के युवा ऐसी फिल्मों को देखते हैं और फिर जिंदगी में सफलता के शॉर्टकट के लिए उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। दाऊद इब्राहिम के गिरोह को मीडिया ने डी कंपनी का नाम दिया, जो सुनने में लिखने में बड़ा अच्छा लगता है। डी कंपनी, ऐसा लगता है प्राइवेट सेक्टर की कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही है, कोई बड़ा प्रोडक्ट बना रही है, डी कंपनी। और अब इसी तरह लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को एल कंपनी का नाम दिया जा रहा है, डी कंपनी की तरह। लेकिन हमारे देश के युवाओं को आज हम ये सावधान करना चाहते हैं कि ये जो रास्ता है ये खून से भरा हुआ है, और इस रास्ते पर जब वो वेबसाइट्स पर जाते हैं, सोशल मीडिया पर जाते हैं, तो इन अपराधियों का असली चेहरा उन्हें दिखाई नहीं देता, और इनके लिए बड़े सुंदर और फैंसी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे बहुत सारे जो युवा हैं वो शायद सफलता के शॉर्टकट के तौर पर इन्हें फॉलो करने लगते हैं। ये जो मीशो नाम का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसने अब इस टी शर्ट को हटा लिया है और अपनी गलती का एहसास उन्हें हो गया है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमारे देश के बाकी के जो लोग हैं वो भी इस गलती को ना दोहराएं। लॉरेंस बिश्नोई किसी का भी हीरो नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति जो लॉरेंस बिश्नोई जैसा है वो नायक हो ही नहीं सकता। अब हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर एक नंबर दिखाना चाहते हैं, और ये नंबर है 1900। आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि शायद ये कोई हेल्पलाइन नंबर है या कोई इमरजेंसी नंबर है, लेकिन असल में ये पाकिस्तान के शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQI लेवल है, जिसने प्रदूषण का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। लाहौर में AQI 1900 तक पहुंच गया है। इस समय लाहौर के 1,40,00,000 लोग इतनी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं जो हर दिन 83 सिगरेट पीने के बराबर है। लाहौर के जहरीले प्रदूषण ने भारत की राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों के प्रदूषण को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज उत्तर भारत के जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, दिल्ली के जो लोग हैं, वो इस तस्वीर को देखने के बाद अपने आप को भाग्यशाली मान रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, क्योंकि जिस समय दिल्ली का AQI है 222, हरियाणा का 207, पंजाब का 194, तब पाकिस्तान के लाहौर शहर का AQI लगातार 1000 से 1900 के बीच बना हुआ है। इस खतरनाक प्रदूषण के कारण लाहौर में एक नया लॉकडाउन लागू हुआ है, जिसे सरकार ने ग्रीन लॉकडाउन का नाम दिया है। इसके तहत लाहौर के सभी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को अब वर्क फ्रॉम होम करना होगा। प्राइमरी स्कूल्स एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शाज पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। निर्माण कार्यों से जुड़ी सभी गतिविधियों पर रोक लगेगी और लोगों के लिए मास्क पहनना अब अनिवार्य होगा। लाहौर के अलावा कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान में भी हवा इस समय जहरीली बन चुकी है। और बड़ी बात यह है कि इस प्रदूषण को लेकर पाकिस्तान के लोग अपनी ही सरकार को दोष देने की बजाय भारत के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि उसके देश में बढ़ते प्रदूषण के लिए भारत जिम्मेदार है, और हवाओं के जरिए भारत का प्रदूषण पाकिस्तान में आ गया, जिसकी वजह से लाहौर का AQI 1900 तक पहुंचा है। अब देखिए, बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई
भारत की हवा से पाकिस्तान की हवा प्रदूषित हो सकती है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत का पंजाब राज्य लाहौर से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर है और इसकी वजह से जब भारत में किसान पराली जलाते हैं तो इससे हवा की दिशा के कारण पराली का धुआं पंजाब से लाहौर और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में पहुंच जाता है और इस समय यही हो रहा है। और लाहौर में बढ़ते प्रदूषण के लिए भारत और खास तौर पर पंजाब के किसान जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनका जो फासला है पंजाब से लाहौर का वो मात्र 24 किलोमीटर का है। बात सही है कि हवा की दिशा बदलती रहती है और जो हवा पश्चिम में पाकिस्तान की तरफ से बहते हुए पूर्व में भारत की तरफ आती है, वही हवा कई बार भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ भी बहती है और बहती होगी। लेकिन इस समय जब लाहौर का प्रदूषण सबसे खतरनाक श्रेणी में है, तब हवा उत्तर पश्चिमी है, जिसका मतलब यह हुआ कि हवा पाकिस्तान की तरफ से भारत आ रही है, न कि भारत की तरफ से पाकिस्तान। और पाकिस्तान सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अपने लोगों को झूठ बोलकर इस प्रदूषण के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। यहां पाकिस्तान के लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि जिस पंजाब का AQI यानी जो भारत का पंजाब है, वहां AQI का स्तर है 194। आखिर उस पंजाब की हवा से पाकिस्तान के लाहौर का AQI स्तर 1900 कैसे पहुंच सकता है? एक तरफ के लिए, एक थोड़ी देर के लिए आप मानकर भी सोचिए कि वाकई ये सही है कि पंजाब से सारी जो हवाएं हैं वो पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं और वो प्रदूषण को पाकिस्तान में ले जा रही हैं। थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें, लेकिन हमारे देश में पंजाब का जो AQI है वो तो सिर्फ 194 है और लाहौर का 1900 है। तो ऐसा कैसे हुआ? सच्चाई यह है कि जैसे भारत में राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए प्रदूषण को लेकर अक्सर एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान की सरकार भी, वहां की राज्य सरकारें भी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए भारत को इसके लिए जिम्मेदार बता रही हैं। सरकारें असल में सब जगह एक जैसी ही हैं, चाहे पाकिस्तान की राज्य सरकारें हों और चाहे भारत की राज्य सरकारें हों। दिल्ली की सरकार पहले, आपने याद होगा आपको, पंजाब पर यह आरोप लगाया करती थी कि पंजाब की वजह से दिल्ली में इतना प्रदूषण हो रहा है। अब जब उसी पार्टी की सरकार पंजाब में भी बन गई तो अब वो ये आरोप लगाना उन्होंने बंद कर दिया। पाकिस्तान के ही एक रिसर्च पेपर के मुताबिक लाहौर और बाकी शहरों के 83% प्रदूषण का कारण गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, 9% प्रदूषण का कारण फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, 4% प्रदूषण का कारण पराली का धुआं है और 3.5% प्रदूषण का कारण है कूड़े का धुआं, जब कूड़े को जला दिया जाता है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में भी यही दिखाया गया है कि इस समय भारत के पंजाब से ज्यादा पराली लाहौर के आसपास के शहरों और गांवों में जलाई जा रही है, जिसके कारण पाकिस्तान में प्रदूषण से लोगों का दम घुट रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार भी ऑप्टिक्स की राजनीति करके अपने लोगों को भारत के खिलाफ भड़का रही है और वहां लोग इस प्रदूषण के लिए सच में ही भारत को जिम्मेदार मानने लगे हैं। भारत और पाकिस्तान को वैसे तो एक दूसरे का दुश्मन माना जाता है, दोनों ही एक दूसरे को दुश्मन देश मानते हैं, लेकिन दोनों ही देश में रहने वाले जो लोग हैं उनकी क्या गलती है? और दोनों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी समस्याएं भी एक जैसी हैं। अगर आप प्रदूषण को देखें, जो समस्या इस समय दिल्ली में रहने वाले लोगों की है वही समस्या लाहौर के लोगों की भी है। बस फर्क यह है कि लाहौर में प्रदूषण का स्तर दिल्ली से भी कई गुना ज्यादा हो चुका है। लेकिन अगर आप देखेंगे भारत में भी राज्य सरकारों की जो भूमिकाएं हैं वो बड़ी गैर जिम्मेदाराना रही हैं और वही हाल पंजाब की भी राज्य सरकारों का है कि करना कुछ नहीं है, सारा दोष एक दूसरे पर डालते रहना है और प्रदूषण को अगर कम भी करना है तो सारा काम जनता से करवाना है। जनता से कह दीजिए कि वो दफ्तर जाना बंद कर दे, जनता से कह दीजिए कि वो गाड़ियां निकालना बंद कर दे, गाड़ियों को बंद करवा दीजिए, जनता से कह दीजिए कि वो घर से बाहर ही ना निकले, सब चीजें बंद करवा दीजिए, गाड़ियों को बंद करवा दीजिए, फैक्ट्रियां, स्कूल, कॉलेज, ये सब बंद हो गया और फिर वो कहते हैं कि इसके बाद प्रदूषण कम कर दीजिए। लेकिन ये तो सब काम जनता कर रही है, सरकारें क्या करेंगी ये बात आज तक ना तो भारत की जनता को समझ में आ रही है ना पाकिस्तान की जनता को समझ में आ रही है कि सरकारें इसे लेकर कब पॉलिसीज बनाएंगी और सरकारें कब अपनी जिम्मेदारी को समझेंगी, चाहे वो दिल्ली हो या लाहौर हो। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपके लिए यह है
कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के लिए वोटिंग चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप अब से कुछ देर में फ्लोरिडा में जाकर अपना वोट डालेंगे। और अपना वोट डालने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों से अपील की है कि मुझे आपके वोट की जरूरत है और चाहे कितना भी समय लगे लाइन में खड़े रहिए। और कट्टरपंथी वामपंथियों की यह इच्छा है कि लोग अपना सामान समेटकर घर चले जाएं, लेकिन लोगों को अपना वोट जरूर डालना है और उन्हें जिताकर अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनाना है। यह अपील डोनाल्ड ट्रंप ने की है। अगर कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं तो वो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी और अगर ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो राष्ट्रपति के रूप में ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। और पूरी दुनिया इस समय अमेरिका की तरफ देख रही है कि देखते हैं अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन बनता है। अमेरिका में वोटिंग खत्म होते ही मतगणना शुरू हो जाएगी और कल से ही वहां इन चुनावों के नतीजे भी धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। यानी कल तक ज्यादातर राज्यों के नतीजे आने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि अमेरिका में इस बार राष्ट्रपति कौन बनेगा। रुझान आने शुरू हो जाएंगे, ट्रेंड आने शुरू हो जाएंगे और हो सकता है कि कल रात को जब आप ब्लैक एंड व्हाइट देखेंगे तो हो सकता है वहां ऐसी स्थिति हो कि हम आपको बता पाएंगे कि अगला राष्ट्रपति बनने की जो संभावनाएं हैं वो किसकी ज्यादा है। और इन नतीजों के आने की प्रक्रिया अब शुरू होने लगी है। अमेरिका में सबसे पहले एक गांव के चुनावी नतीजे आ गए हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में से किसी को भी जीत नहीं मिली है। और ये गांव न्यू हैम्पशायर राज्य में है जहां सबसे पहले वोटिंग शुरू हुई थी और यहां सिर्फ 6 वोटर हैं जिनमें 3 वोट कमला हैरिस को मिले हैं 6 में से और 3 वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं। यानी यहां मुकाबला बराबरी पर छूटा है और इस गांव में यह राजनीतिक मैच जो है यह टाई हो गया है। कल भी हमने आपसे कहा था कि दोनों के बीच कांटे का मुकाबला है, बराबरी का मुकाबला है। और जिस गांव से पहला नतीजा आया है, हालांकि 6 ही वोट थे उस गांव में, वहां भी बराबरी पर यह मैच छूटा है। अमेरिका में लोग प्रत्यक्ष रूप से अपने नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते, बल्कि इसकी बजाय वो एक समूह के सदस्य यानी इलेक्टोरल कॉलेज के लिए वोट करते हैं और बाद में इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को चुनते हैं और इन सदस्यों को इलेक्टर्स कहा जाता है। हर राज्य को संसद में उसके प्रतिनिधित्व के आधार पर एक निश्चित संख्या में इलेक्टर्स मिलते हैं और राष्ट्रपति चुनाव के बाद इलेक्टर्स राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं और फिर इलेक्टर्स के आधे से ज्यादा वोट पाने वाला राष्ट्रपति चुना जाता है। अमेरिका में कुल 538 इलेक्टर्स हैं जो अगला राष्ट्रपति चुनेंगे और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम इनमें से 270 इलेक्टर्स के वोट मिलना आवश्यक है। इलेक्टोरल कॉलेज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कम वोट पाने वाला उम्मीदवार भी चुनाव जीत सकता है और अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास में 5 राष्ट्रपति ऐसे हुए जिन्होंने जनता द्वारा दिए गए पॉपुलर वोट जीते बिना ही राष्ट्रपति का चुनाव जीता। और वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप भी इसी तरह से जीते थे। और अब से कुछ देर पहले इलॉन मस्क ने कहा है कि अगर ट्रंप इस बार चुनाव नहीं जीते तो ये अमेरिका का आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद चुनाव होने बंद हो जाएंगे। तो इलॉन मस्क खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और एक बात आप कॉमन देखेंगे भारत और अमेरिका में या फिर पूरी दुनिया में भी, भारत में भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ इस साल उसमें संविधान की रक्षा को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया और अमेरिका में भी इस चुनाव में संविधान की रक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। और जैसे कि इलॉन मस्क कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस बार नहीं जीते तो फिर ये मानकर चलिए कि इसके बाद अमेरिका में अगला चुनाव नहीं होगा। ये धमकियां असल में हर देश में दी जाती है। आप याद कीजिए जब हमारे यहां चुनाव चल रहा था तब विपक्षी नेता यहां भी यही कहते थे कि अगर बीजेपी एक बार और जीत गई और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार एक बार और बन गई तो फिर भारत में अगला चुनाव कभी नहीं होगा। लेकिन भारत में तो बार बार चुनाव होते ही रहते हैं, आप देख ही रहे हैं। तो ये एक धमकी होती है जिसे हर नेता चुनाव से ठीक पहले लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल करता है कि संविधान खतरे में आ गया है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और अब दुनिया भर के नेताओं ने समझ लिया है कि अपने वोटर्स को गुमराह कैसे करना है। अब आखिर में एक खबर दोस्ती के ऊपर। एक सच्चा दोस्त वो होता है जो हर मुसीबत में आपके काम आए, न कि आपको नई मुसीबत में डालता रहे। कर्नाटक के बेंगलुरु में दोस्तों के साथ मजाक, लालच, नशे और एक चैलेंज ने
एक शख्स की जान ले ली। दोस्तों की चुनौती पर 32 साल का यह आदमी पटाखों के डिब्बे पर बैठ गया और इसके बाद पटाखों के डिब्बे में हुए इस धमाके में उसकी मौत हो गई। यह घटना दिवाली की रात की है और यह युवक अपने दोस्तों के साथ पटाखे चला रहा था और उस वक्त ये सभी लोग शराब के नशे की हालत में थे। इस दौरान इस व्यक्ति के दोस्तों ने उसे पटाखों के डिब्बे पर बैठने की चुनौती दी, चैलेंज दिया कि एक डिब्बे पर बैठिए जिसके अंदर लाइव पटाखे हैं जिनमें आग लगा दी गई है, और उससे कहा कि अगर उसने ऐसा किया तो ये दोस्त मिलकर इनाम में उसे एक ऑटो रिक्शा खरीद कर देंगे। नशे की हालत में इस आदमी ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और वो पटाखों से भरे डिब्बे पर बैठ गया। इस दौरान उसके दोस्त पटाखों में आग लगाकर पीछे हट गए, दूर हट गए। कुछ सेकंड के बाद एक तेज धमाका हुआ और यह आदमी उछलकर जमीन पर गिर गया। उसने उठने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर उठ नहीं पाया और जमीन पर ही तड़पता रहा। इस धमाके में उसके शरीर के कई अंग बुरी तरह से झुलस गए, बुरी तरह से उसको चोटें आईं और घटना के 2 दिन के बाद इस आदमी की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शबरीश नाम का यह लड़का बेरोजगार था और अपने दोस्तों के कहने पर लालच में आ गया और नशे की हालत में बिना कुछ सोचे समझे उसने ये चैलेंज स्वीकार कर लिया। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में उसके 6 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने इस लड़के को, इस आदमी को इस डब्बे पर बैठाया था। सोचिए, दोस्ती एक भरोसे का नाम है, लेकिन यह भरोसा भी एक हद तक ही ठीक है। जो दोस्त आपकी जिंदगी को दांव पर लगा दे, जो दोस्त आपको गलत काम करने की चुनौती दे, जो दोस्त आपका भला ना सोचे, वो आपके सच्चे दोस्त कभी नहीं हो सकते। इसलिए इस खबर से शिक्षा ये मिलती है कि अगर आपके जीवन में भी आपके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आपका भला नहीं सोचते, जो आपको गलत काम करने के लिए बार बार चुनौती देते हैं, जो आपको गलत रास्ते पर बार बार ले जाने की कोशिश करते हैं, जो आपको परिश्रम करने से रोकते हैं, जो आपको कहते हैं कि काम मत करो, तो समझ लीजिए कि वो आपके दोस्त नहीं है। और सच डेबिट कार्ड की तरह होता है, पहले कीमत चुकाएं, बाद में आनंद लें। और झूठ क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, पहले आनंद लें, फिर भुगतान करें।